अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि भाई के लिए वर्क परमिट को अरेंज करना और उसको लगवाना इस वक्त कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली अपने भाई का ना सिर्फ यहाँ से वर्क परमिट निकलवा सकते हैं बल्कि वहाँ से एम्बेसी से भी लगवा सकते हैं। चंद एक लोगों के वर्क परमिट काफ़ी लगे हैं और ख़ास तौर पे रिलेटिव्स के और कज़न्स के लगे हैं। किस तरह लगे हैं, कौन सा उन्होंने अहम जो है वो अपनाया तरीक़ाकार, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का नया कानून और लिस्ट जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। आयरलैंड का इमिग्रेंट्स के लिए एमएसटी का प्रोग्राम कितने लोगों को अब तक लीगल किया गया, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं बताऊंगा पारो इकट्ठी लेने का तरीक़ाकार, कितनी मिल सकती है, किन को मिल सकती है और कौन से लोग अप्लाई बिल्कुल ना करें जिनको नहीं मिलेगी, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, इंग्लैंड का जो नया कानून है इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आयरलैंड का इमिग्रेशन के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एमएसटी का प्रोग्राम है और एक साल में उन्होंने तकरीबन कितने लोगों को लीगल किया है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप दोनों लिंक को नीचे क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों भाई के लिए वर्क परमिट जो है वो तब मुश्किल हो जाता है अगर आपका अपना बिज़नेस नहीं है। आप अपने बिज़नेस पे अपने भाई को बहुत इजी बुलवा सकते हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का कोई इम्प्रेस है उस पर तो बहुत आसानी के साथ लोगों ने बुलवाया अपने भाई को। उसके बाद अगर आपके पास अलमी तहसीन की भी चेन है, उसका फ्रेंचाइज़ है या आप अपने खुद ओनर हैं, आप अपने मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, तो उस पर भी देखा गया कि अपने भाइयों को बुलवाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे टैक्स पेयर हैं। तो सबसे बड़ा मसला यही होता है किसी भी हुकूमत को, ख़ास तौर पे अगर यूरोपीय मालिक में देखा जाए कि अगर बंदा वो आता है तो वो ऐसा ना हो कि हमारे पब्लिक फ़ंड पे डिपेंड करे और मुल्क पे बोझ बने। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि जो लोग बंदा बुलवा रहा है वो हर तरह से उसकी ज़िम्मेदारी उठाए, ख्वाह वो फाइनेंशियली हो, जो कि मेन इनका टारगेट फिनांस ही होता है। फाइनेंशियली तौर पर अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं तो बड़ा ईजीली ये तमाम काम हो जाता है। अब यहाँ पे देखा गया कि जिन लोगों के अपने बिजनेस नहीं हैं वो किस तरह से बुलवाएं उनको, क्योंकि वो खुद किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसा उनका बड़ा बिजनेस नहीं है कि वो बहुत बड़े टैक्स पेयर नहीं हैं, वो किस तरह से बुलवा सकते हैं। और चंद एक एग्जांपल्स रिसेंटली मैंने देखी हैं कि उन्होंने अपने भाइयों को बुलवाया, वो क्या तरीक़ाकार अपनाया। देखिए दोस्तों, जो मेहनत है और कोशिश है वो हर शोबे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत का फल लाजमी तौर पे आपको मिलता है, ख्वाह वो किसी भी शोबे में आप करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे शोबों में मेहनत की जिस पे उनको बहुत इजीली उसकी रिवार्ड मिले, बहुत जल्दी उनको रिफंड मिला। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जैसे उनके भाइयों ने यहाँ से वर्क परमिट निकलवाए, अक्सर खैरिया से तो वर्क परमिट जो है वो पास हो जाते हैं, फिंगर लेटर इशू हो जाता है जिसको बाद में आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाना होता है। मेन मसला बनता है वहाँ पे एम्बेसी का। एम्बेसीज वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न लगा के रिजेक्ट कर देती थी, रिफ्यूज़ कर देती थी। अब यहाँ पे एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करने के लिए लोगों ने एक तरीक़ाकार अपनाया, वो ये अपनाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उन्होंने एक IT से रिलेटेड किसी फर्म का वर्क परमिट अपने भाई के लिए निकलवाया। अब उनका जो भाई है जो है वो किसी न किसी तरह से इस शोबे से अटैच होना चाहिए, उसकी पहले एजुकेशन इसमें होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एम्बेसी को शक नहीं रहता कि ये बंदा जो है इसके पास काम नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे बुलवाने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाया गया है। बहुत ईजीली वो भी वीज़ा इशू कर देते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ शोबों के मैंने एग्जांपल दी है, मुख्तलिफ शोबों के लोगों के पास मुख्तलिफ अगर स्किल्स हैं और उसी स्किल से उनको यहाँ से वर्क परमिट इशू करवाया जाता है तो बहुत इजीली उनका वहाँ पे काम हो जाता है और उनके वीज़े यानी कि उनके वर्क परमिट लग जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार को अपनाते हुए काफ़ी लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल है। आपको मालूम है कि बेटे को बुलवाना, वो भी ह्यूमन राइट्स लॉ बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से ज़्यादा इजी हो जाता है, वरना वर्क परमिट में बुलाना स्पेन में इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इस प्रोसेस को अपनाते हुए
काफ़ी लोगों ने इससे कामयाबी हासिल किया। मैं 100% नहीं कहूँगा, अगर 10 ने अप्लाई किया और उनके पास वही स्किल थी जिससे रिलेटेड उनका वर्क परमिट था, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनके डबल चांस हो गए कि उनका वर्क परमिट पास हो गया, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब इस फार्मूले को अपनाते हुए अगर अपने भाई को आप बुलवाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ईजीली यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड का जो नया कानून है और इसकी लिस्ट भी उन्होंने जारी किया। लिस्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिंक नंबर 1 में नीचे आपको मिल जाएगी। इंग्लैंड आए दिन कोई ना कोई ऐसा कानून मुतारफ़ करवाता रहता है जिससे उसकी कोशिश होती है कि जो गैर मुल्की हैं कम से कम इंग्लैंड का रुख करें। इसी तरह अब उसने एक नया जो है वो कानून पास किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। ये नया कानून ये है कि जितनी ज़्यादा वीज़ा फीसेज हैं, जिसमें आपका स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस, विजिटर वीज़ा फ़ीस, बिज़नेस वीज़ा फ़ीस, इवन ट्रांसिट वीज़ा जो फ़ीस है, इन तमाम को 60 से 70% तक बढ़ा दिया गया है। अगर पहले 100 पाउंड था तो अब उसको तकरीबन 160 पाउंड कर दिया गया है। अब अगर पहले 400 या 600 कुछ पाउंड फीस थी वीज़ा की, उसको 1000 कुछ कर दिया गया है। ये तमाम वो डिटेल है जो नीचे लिंक में भी आप क्लिक करके पढ़ सकेंगे, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया वीज़ा फीसेस को। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि ETA भी मुतारफ़ करवाने जा रहा है UK, जो कि यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अरबिक कंट्रीज़ के लिए इम्प्लीमेंट बहुत सारे ममालिक में कर दिया गया और कुछ को वक्तन वक्तन इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो UK की तरफ से सामने आ रही हैं और कभी वीज़ा फ़ीस बढ़ाया जा रहा है और कभी इमिग्रेंट्स के कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। मकसद एक ही है कि जो गैर मुल्की हैं वो कम से कम UK का रुख करें और UK में आके कम से कम बसें। यही उनका मेन टारगेट है। यही वजह है कि अब उन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी है। सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो कि एलिजिबल होंगे और जो कि वाकया ही अप्लाई करने के काबिल होंगे और फाइनेंशियली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो UK का वीज़ा लेने के लिए फ़ीस इतनी बड़ी अदा कर सकें। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में कुछ नई अपडेट्स इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड UK मुतारफ़ करवाने जा रहा है। अब देखते हैं इलेक्शन से पहले UK की हुकूमत क्या नए नए प्लान लेके आती है ताकि वो वोटर्स का इत्मीनान बहाल कर सके, लेकिन फ़िलहाल UK की हुकूमत को टोटली 100% नाकामी का सामना है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड ने भी एमनेस्टी का ऐलान किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले और उसके बाद उन्होंने अनाउंस भी किया। उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन भी ओपन की, एमनेस्टी भी ओपन की। अब तक जो है वो तकरीबन 4500 इलीगल लोगों को लीगल कर दिया गया है एमनेस्टी के ज़रिए। ये वो लोग हैं जो कि पिछले 3 साल से आयरलैंड में इलीगल रह रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो फैमिलीज़ को दी गई है और उसके बाद बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी ये दी गई है कि वो एमनेस्टी ले सकते हैं आयरलैंड की। दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। आयरलैंड ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और यूरोपीय यूनियन में अब वाहिद मुल्क है यहाँ पे एक तो यूरो करेंसी चलती है, दूसरा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यही वजह है कि आयरलैंड में काफ़ी बड़ी तादाद में इलीगल लोग रुख करते हैं और वहाँ पे लीगल होने के प्रोसेस को पचीदा होने की वजह से इंतज़ार करते हैं कि वहाँ पे एमनेस्टी ओपन हो, जो कि रिसेंटली ओपन हुई थी और अभी तक लोग वहाँ पे लीगल होने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं। तमाम डिटेल नीचे लिंक में मौजूद है, आप मज़ीद डिटेल के साथ उसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं पारो की। आप पारो किस तरह स्पेन में ले सकते हैं इकट्ठी, क्या लॉजिक दे सकते हैं और कितनी आपको मिलेगी और वो कौन से लोग हैं जो पारो इकट्ठी नहीं ले सकते। एक दोस्तों आपने बात जहन में रखनी है, कोई भी फिज़िकल बिजनेस के शो करने के अलावा कोई चांस नहीं है कि आपको इकट्ठी पारो मिलेगी। सबसे पहले आपने अपनी नॉर्मल पारो लगवानी होती है, उसके बाद आप 1 या 2 महीने के बाद जब वो लग जाती है तो फिर आप अप्लाई करते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और उसके लिए आपको फ़िज़िकल कोई ना कोई एड्रेस देना होता है कि शॉप अगर ओपन करनी है उसका एड्रेस देना होता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शॉप ओपन करनी है, उस शॉप का रेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका सूरीदा सोशल में आलता, सिंधा में आलता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में वो आपसे मांग सकते हैं और मांगते हैं। इसके साथ साथ ये भी तैयार रहें कि वो आपकी 1 साल की जो सूरीदा सोशल टैक्स है वो पहले ही काट लेते हैं जब आपको पारो इकट्ठी मिलती है। यानी कि जितना अरसा कम से कम आपने ऑटोनोमो चलानी होती है वो पारो पहले
पारो में ही से ही आपकी काट लेते हैं और वो सुविधा सोशल 1 साल की अपने पास बाउंड कर लेते हैं। 1 साल आपने सुविधा सोशल नहीं देनी होती, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पे करती रहती है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा अगर आप फिज़िकल बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस करते हैं तो उस पर आपको इकट्ठी पारो नहीं मिलती। और बिज़नेस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप उनको कहते हैं कि मैं कि ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता हूँ, मैं फ़र्गनीता लेना चाहता हूँ, उसके लिए आपको इकट्ठी पारो नहीं मिलेगी। इसी तरह के और बिज़नेस जिसमें आपको फिज़िकल आप कोई नहीं शो करते अपना एड्रेस, कोई फिज़िकल आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ शो करवाना पड़ेगा अगर आप पारो अपनी इकट्ठी लेते हैं। पारो आपको इकट्ठी लेने की सूरत में तकरीबन 10% का लॉस होगा। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 बनती है और वो आपको 10,000 यूरो है आपकी, और आपको पारो 80% की सूरत में अगर 8,000 मिलती है तो, लेकिन अगर आप इकट्ठी मिल लेते हैं तो आपको 7,000 मिलेगी। इस तरह से आपको जो है इकट्ठी पारो लेने का थोड़ा सा ये लॉस होगा इकट्ठी लेने की सूरत में। इसके साथ साथ पारो इकट्ठी लेने के फ़ायदे भी हैं, जिसको आप बिज़नेस अपना स्टैंड कर सकते हैं और फ्यूचर में अपने बिज़नेस को कामयाब करने के लिए पारो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इकट्ठी अमाउंट मिल जाती है। ये याद रखिए, कम से कम 1 साल आपने चलानी होती है, उसके बाद ही आप अपना बिज़नेस छोड़ सकते हैं अगर आपने इकट्ठी पारो लेने के बाद अपना बिज़नेस शुरू किया है तब। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।